हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सम्राट अशोक के बारे में। अपनी पिछली वीडियो में हमने मौर्य साम्राज्य को समझा। हमने पढ़ा कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उनका पुत्र बिंदुसार शासक बनता है और बिंदुसार की मृत्यु के बाद उनके 101 पुत्रों में सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष छिड़ता है, जिसमें सम्राट अशोक की विजय होती है और वो गद्दी पर बैठते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सम्राट अशोक के बारे में। सम्राट अशोक का जन्म होता है 304 ईसा पूर्व में और इनकी मृत्यु होती है 232 ईसा पूर्व में। ठीक है, जन्म रहेगा 304 ईसा पूर्व और मृत्यु रहेगी 232 ईसा पूर्व। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि अशोक ने कब से लेकर कब तक शासन किया। तो अशोक का शासनकाल रहेगा 269 से लेकर 232 BC। ठीक है, 269 से लेकर 269 से लेकर 232 BC ईसा पूर्व रहेगा। अब यहाँ पर याद रखना है कि अशोक जो है, अशोक बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद लगभग 4 साल तक मौर्य साम्राज्य का कोई एक शासक नहीं रहता, क्योंकि क्या होता है कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्रों के बीच संघर्ष छिड़ जाता है और 269 BC में अशोक गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, अब सम्राट अशोक से रिलेटेड और कौन से पॉइंट्स हैं। सबसे पहले उनके अन्य नाम, जैसे हमने बिंदुसार के और चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम किए थे, यहाँ पर अशोक के भी कुछ अन्य नाम हैं। जैसे इन्हें देवानाम प्रिय कहा गया, प्रियदर्शी या प्रियदर्शी कहा गया और पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया। अब देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी, ये अशोक ने अपने जो शिलालेख खुदवाए थे उनमें उसने अपना नाम देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी लिखवाया था। ठीक है, अब इनके पिता का क्या नाम था। इनके पिता का नाम बिंदुसार था और रानी धर्मा इनकी माता का नाम था, जिन्हें शुभद्रांगी भी कहा जाता है। अब उसके बाद आता है पॉइंट कि इनके भाई बंधु मतलब 101 पुत्र थे बिंदुसार के, और सबसे बड़ा पुत्र इनका सुशीम था और त्रिश्य सबसे छोटा पुत्र था। तो यानी कि अशोक के बड़े भाई, सबसे बड़े भाई का नाम सुशीम और सबसे छोटे भाई का नाम तिष्य था। और कहा जाता है कि अशोक ने सत्ता प्राप्ति के लिए अपने 101 में से 99 भाइयों का वध किया था और उसके बाद ही उसे गद्दी प्राप्त हुई थी। उसके बाद आती है बात इनकी धर्म पत्नी की। तो इनकी पत्नी का नाम कुरुवाकी था, एक पत्नी देवी पद्मावती और तिष्य रक्षिता, ये इनकी पत्नियां थी। और इनकी संतानें, इनमें से 2 तो मेन हैं, महेंद्र और संघमित्रा। क्यों मेन है? क्योंकि अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। इसके अलावा इनकी संतानों के नाम रहेंगे तिवल, कुणाल और चारुमती। ठीक है, उसके बाद अशोक किस धर्म को मानते थे। अशोक के यदि धर्म की बात की जाए तो वो बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक है, उन्होंने इस अपने एक नया धर्म चलाया जिससे उन्हें धम्म का नाम दिया। ठीक है, बौद्ध धर्म को मानते थे। अब बौद्ध धर्म को मानने की प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि अशोक ने एक युद्ध लड़ा था जिसका नाम था कलिंग का युद्ध। और कलिंग के युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर वो इतने विचलित हुए कि उन्होंने युद्ध का मार्ग त्याग दिया और धर्म के मार्ग पर चल पड़े। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि अशोक के गुरु का क्या नाम था। तो अशोक के गुरु का नाम था उपगुप्त, जिन्हें म्यांमार में शिन उपगुहा कहा जाता है। ठीक है, शिन उपगुहा किसका नाम होगा? उपगुप्त का, जिसे म्यांमार में ये कहा जाता है। पर यहाँ पर एक और पॉइंट याद रखना है कि अशोक के गुरु तो उपगुप्त थे, पर बौद्ध भिक्षु निगोध से प्रेरणा लेकर ये कहाँ गए थे? उपगुप्त के पास गए थे। और दिव्यवदान जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है उसमें मेंशन है कि हाँ, उपगुप्त इनके गुरु थे। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पर एक और बनता है कि वो कौन से वर्ष, अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष बोध गया की यात्रा उन्होंने की थी। तो 10वें वर्ष उन्होंने बोध गया की यात्रा की थी और यहीं जहाँ
महात्मा बुद्ध का जन्म होता है लुम्बिनी, उसको भी उन्होंने कर मुक्त किया था। यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है कि अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में उन्होंने लुम्बिनी को कर मुक्त कर दिया था। यहाँ पर 2 पॉइंट, क्योंकि बौद्ध धर्म से रिलेट कर रहे थे तो डिस्कस कर लिए कि 10वें वर्ष में वो बोध गया गए और 20वें वर्ष में उन्होंने लुम्बिनी को कर मुक्त कर दिया था। तो अगला पॉइंट देखते हैं इसके बाद क्या है कि अशोक का साम्राज्य बहुत विशाल था, उन्होंने बहुत दूर दूर तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। इसीलिए प्रशासन की सुविधा के लिए उन्होंने अपने राज्य को 5 प्रांतों में बांटा हुआ था। ठीक है, वो 5 प्रांत थे और हर प्रांत की अपनी एक राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, सबसे पहले है उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। उत्तरापथ, तक्षशिला राजधानी। अवंती राष्ट्र, उज्जैनी उसकी राजधानी थी। कलिंग प्रांत, तोसली राजधानी। दक्षिण पथ, सुवर्णगिरी और प्राशी जो थी उसकी राजधानी पाटलिपुत्र रहेगी, और पाटलिपुत्र इनकी मेन राजधानी थी जिस पर ये स्वयं शासन करते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध किसके बीच और किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक तथा अनंत पद्मनाभन के बीच में लड़ा गया था। और कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व लड़ा गया था। धौली की पहाड़ियों पर लड़ा गया था। और कलिंग अगर वर्तमान में पूछें कि कौन सी जगह पर है, कौन से स्थान पर है, तो वर्तमान उड़ीसा राज्य जो है वो कलिंग का ही क्षेत्र था। तो क्या याद रखना है कि कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व अशोक और पद्मनाभन के बीच में हुआ था, अनंत पद्मनाभन के बीच में हुआ था। उसके बाद इस युद्ध की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो इस युद्ध की जानकारी हमें अशोक के 13वें अभिलेख से मिलती है। ठीक है, अशोक के 13वें अभिलेख, 14 शिलालेख थे जिसमें से जो 13वां है उससे हमें जानकारी मिलती है कि अशोक ने एक युद्ध लड़ा जिसका नाम कलिंग का युद्ध था और जिसके बाद उन्होंने युद्ध को त्याग दिया था। अब अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष में उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था? क्योंकि अभी हमने क्या कहा है कि ऐसा प्रश्न भी बन जाता है कि 10वें वर्ष में क्या किया था, 20वें वर्ष में क्या किया था और 8वें वर्ष में क्या किया था। तो 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था। अब कलिंग के आक्रमण के बाद वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, तो 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की। उसके पश्चात 20वें वर्ष में उन्होंने लुम्बिनी को कर मुक्त कर दिया था। ठीक है, उसके बाद अब ऐसा क्या हुआ कि अशोक ने युद्ध की नीति को ही त्याग दिया? तो याद रखिएगा कि कलिंग के युद्ध में बहुत ज़्यादा रक्तपात हुआ था। लगभग 1 लाख मौर्य सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे। कई महिलाओं और बच्चों का भी वध कर दिया। मतलब ऐसी सिचुएशन थी कि रक्त की नदियां बह रही थी। तो अशोक ने युद्ध मार्ग को त्याग दिया और यही उसके अशोक के जीवन का अंतिम युद्ध माना जाता है। और इस युद्ध के बाद उन्होंने क्या किया? इस युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, अब बौद्ध धर्म अपनाने के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बहुत से कार्य किए। इन्होंने बहुत से धर्म महामात्र नियुक्त किए जो धर्म का प्रचार करते थे, और अब धर्म की शिक्षाओं को इन्होंने बहुत से शिलालेखों, स्तंभ लेखों और गुफा अभिलेखों में लिखवाया। ठीक है, तो अब अगर पूछा जाए कि अशोक के अभिलेख कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के हैं: शिलालेख, स्तंभलेख और गुफा अभिलेख। अब आता है, अब इसे एक एक समझेंगे। पहले इसकी भाषा समझ लेते हैं कि किस भाषा में लिखे गए थे। तो अशोक के जितने भी अभिलेख हैं वो प्राकृत या अर्धमगधी भाषा में लिखे गए थे। और इन अभिलेखों को पढ़ने का जो कार्य है सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने किया था। यानी कि जेम्स प्रिंसेप ने इन अभिलेखों को पहली बार पढ़ने में सफलता हासिल की थी। अब भाषा तो इसकी प्राकृत थी, पर किस लिपि में लिखे गए थे? तो अलग अलग जगहों पर ये अलग अलग लिपि में लिखे गए थे। अगर भारत की बात की जाए तो अशोक के जितने भी अभिलेख आपको देखने को मिलेंगे सभी ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। शहबाजगढ़ी जो कि पेशावर पाकिस्तान में है, मानसेरा या मंशोरा ये भी पाकिस्तान में है। तो ये वाले जो अभिलेख हैं ये खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं, जो किससे प्रभावित थी? अरमाइक लिपि से प्रभावित थी और दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो खरोष्टी लिपि में शहबाजगढ़ी और मानसेरा या मंशोरा
जो अभिलेख हैं वो लिखे गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ अभिलेख अपने अरमाइक लिपि में भी लिखे हैं। ठीक है, जो अफगानिस्तान वाली साइड पर अभिलेख मिले हैं वो अरमाइक लिपि में लिखे गए हैं। अभी हमने पढ़ा शिलालेख, सबसे पहले उन्होंने शिलालेख लिखे थे। तो शिलालेखों की संख्या यदि पूछी जाए तो 14 शिलालेख उन्होंने लिखवाए थे और 14 शिलालेख 8 अलग अलग स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, 14 शिलालेख 8 स्थानों पर पाए जाते हैं। अब उन स्थानों को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है धौली, जो कि उड़ीसा में है। शहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान में। मानसेरा हज़ारा पाकिस्तान में। अभी हमने पढ़ा कि शहबाजगढ़ी और मानसेरा ये दोनों किस लिपि में लिखे गए हैं? खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, उसके बाद कलसी ये देहरादून में है। जोगढ़ उड़ीसा में है। सोपारा पालघर या महाराष्ट्र में है। एरागुड़ी ये कुरनूल आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा गिरनार ये काठियावाड़ में। ये 8 जगहों पर अशोक के शिलालेख देखने को मिले हैं। उसके बाद इन शिलालेखों में क्या लिखा गया है, इसमें भी हर शिलालेख के आपको रेफरेंस मिल जाएंगे, बट हम वही पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो शिलालेख हम पढ़ेंगे वो है हमारा शिलालेख नंबर 3। ठीक है, अशोक के तीसरे शिलालेख में क्या लिखा है कि अशोक कुछ धर्म प्रचारक नियुक्त करेगा और 5 वर्षों के लिए वो क्या करेगा? धर्म का प्रचार करेगा। और इन 5 वर्ष की अवधि को अनुसंधान का नाम दिया गया। यानी कि अनुसंधान क्या होगा? 5 वर्ष के लिए धर्म प्रचार हेतु राजयुक्त भेजना अनुसंधान होगा। ये कौन से शिलालेख में लिखा है? ये 3rd शिलालेख में लिखा गया है। उसके बाद आता है शिलालेख नंबर 4। शिलालेख 4 में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई। शिलालेख 5 में धम्म महामात्रों की नियुक्ति का वर्णन मिलता है। धर्म को प्रचार करने के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति का वर्णन हमारे शिलालेख नंबर 5 में मिलता है। उसके बाद आ गया शिलालेख 7 और 8 में अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन है कि यानी कि अशोक लुम्बिनी गए, बोध गया गए, जिन जिन जगहों पर वो गए थे तो उन जगहों का वर्णन अशोक के शिलालेख 7 व 8 में मिलता है। फिर शिलालेख आ गया 12वें शिलालेख में स्त्री महापात्रों की नियुक्ति का वर्णन मिलता है। यानी कि वही धर्मगुरु जो थे, धर्म का प्रचार करते थे, तो पहले पुरुष ही होते थे, पर 12वें शिलालेख से पता चलता है कि स्त्री महापात्रों की भी नियुक्ति की गई थी। और अशोक ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। यानी कि सभी धर्मों के प्रति उसने कैसी नीति रखी थी कि हाँ, धर्म सहिष्णुता, किसी से कोई भेदभाव नहीं किया गया था। उसके बाद आता है शिलालेख नंबर 13वां शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर उसने कलिंग के युद्ध का वर्णन किया है, अशोक के हृदय में हुए परिवर्तन का वर्णन है और पश्चिम के राजाओं से संबंध यानी कि विदेशों से संबंध की बात यहाँ पर की गई है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला वो कहता है कि 3rd में अनुसंधान का वर्णन यानी कि 5 वर्ष के लिए धर्म प्रचार हेतु राजयुक्त भेजना। चौथे शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा। 5वें शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति। 7 और 8 में अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन होगा। 12th अभिलेख में शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति का वर्णन और धार्मिक सहिष्णुता नीति का वर्णन किया गया है। और 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध और उससे हुए रक्तपात को देखकर अशोक के हृदय के परिवर्तन की बात की गई है और पश्चिम के देशों से अशोक के संबंध का वर्णन भी किया गया है। इसके अलावा शिलालेखों के अलावा स्तंभ लेख लिखे गए थे। बड़े बड़े स्तंभों पर भी उसने अपने आदेश या अपनी बातें लिखवाई थी। तो स्तंभ अभिलेख कितने हैं? स्तंभ अभिलेख 2 प्रकार के हैं। एक हो गया आपका बृहद और एक हो गया आपका लघु स्तंभ लेख। बृहद स्तंभ लेख हमें 6 जगहों पर मिले हैं और लघु स्तंभ लेख हमें 5 जगहों पर मिले हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं बृहद स्तंभ लेख। बृहद स्तंभ लेख में पहला आता है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। ठीक है, स्थापित कहाँ किया था अशोक ने? टोपरा, जो कि अंबाला हरियाणा में है। फिर यहाँ से फिरोज शाह तुगलक ने इस स्तंभ को कहाँ पहुँचा दिया था? दिल्ली में। तो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख दोनों स्थानों पर मेंशन है। यानी कि पहले कहाँ था? टोपरा में, फिर उसे कहाँ ले जाया गया?
दिल्ली में ले जाया गया। इसी तरह से दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख पहले कहाँ था, मेरठ में, फिर कहाँ ले जाया गया, दिल्ली, और किसके द्वारा ले जाया गया, फिरोज शाह तुगलक द्वारा। ठीक है, तो दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख मेरठ उत्तर प्रदेश से फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली ले जाया गया। नेक्स्ट आता है लोरिया नंदनगढ़, ये चंपारण बिहार में रहेगा। लोरिया अरेराज, ये भी चंपारण बिहार में है। लोरिया अरेराज में स्पेशल क्या है कि इस स्तंभ लेख के ऊपर कमल की आकृति बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद है रामपुरवा स्तंभ लेख, ये बिहार में रहेगा। इनके बिहार में 3 हो गए, लोरिया नंदगढ़, लोरिया अरेराज और रामपुरवा स्तंभ लेख। और दिल्ली में जो एट प्रेजेंट दिल्ली में होंगे, बट पहले कहाँ थे, पहले टोपरा में थे और मेरठ में थे। ठीक है, तो ये हो गए बृहद स्तंभ लेख। इसके अलावा लघु स्तंभ लेख जो हैं, ये एक प्रयाग इलाहाबाद स्तंभ या कौशाम्बी स्तंभ लेख रह गया, जो अकबर द्वारा कौशाम्बी से इलाहाबाद लाया गया था। पहले स्थापित कहाँ किया अशोक ने, कौशाम्बी में। अकबर के दौरान, अकबर के राज्य के दौरान वो कहाँ आ गया, इलाहाबाद में लाया गया। अब लघु स्तंभ लेख बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ये हमारी एट प्रेजेंट भी हमारे राष्ट्रीय चिन्ह या हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में यूज़ हुए हैं। तो फर्स्ट है हमारा सांची का स्तूप स्तंभ लेख, ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में। सारनाथ का स्तंभ उत्तर प्रदेश में। कौशाम्बी स्तंभ लेख, ये भी उत्तर प्रदेश में। लिग्लिबा सागर अभिलेख और रुम्मीदेई अभिलेख, ये दोनों अभिलेख कहाँ हैं, नेपाल में। और ये दोनों ही जगहें किससे संबंध रखती हैं, बुद्ध के जन्म से संबंध रखती हैं। ठीक है, और यहाँ पर याद क्या रखना है कि रुम्मीदेई अभिलेख में सम्राट अशोक ने क्या लिखवाया है कि लुम्बिनी को कर मुक्त कर दिया जाएगा। तो लुम्बिनी को कर मुक्त करने का वर्णन कहाँ पर मिलता है, रुम्मीदेई अभिलेख में। इसके अलावा सारनाथ, और सारनाथ का स्तंभ तो सबको पता है कि हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, यहीं से चक्र लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा गुफा अभिलेख। गुफा अभिलेख ये दक्षिण बिहार जिला गया में स्थित हैं, और यहाँ पर क्या है, बराबर पहाड़ियाँ हैं जिनकी 3 गुफाओं की दीवारों पर अभिलेख लिखे गए हैं, जिसमें अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुहादान का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यानी कि इस तरह से अशोक ने अपने अभिलेखों या शिलालेखों में अपने प्रशासन का वर्णन किया, उसके द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन किया गया। ठीक है, इसके अलावा उसने अपने धर्म का प्रचार भी किया। ठीक है, अपनी पुत्री संघमित्रा और महेंद्र को उसने धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट सम्राट अशोक। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।